फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। दो वायर्स है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसीडर करते हैं शुरू में। दे आर कैरिंग करंट I1 एंड I2 इन ईच ब्रांच, जैसे ब्रांच नहीं बोली, इन ईच सेगमेंट I1 और I2 कैरी कर रहे हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इट इज D। अब ऐसा है कि मुझे सबसे पहले अगर मैं वायर फर्स्ट पे फोकस करूंगा, ये फर्स्ट वायर और ये सेकंड वायर, तो जब मैं फर्स्ट वायर पे फोकस करूंगा मैं देखूंगा, देख भाई जो फर्स्ट वायर है करंट I कैरी कर रहा है। अगर इस फर्स्ट वायर ने करंट I कैरी किया तो ये अपने चारों तरफ क्या पैदा कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पहला वायर है इसने इस जगह पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है ना, द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू द फर्स्ट वायर कितना होगा। मैं बोलूँगा देखो भाई इट विल बी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने दो तरह से रिजॉल्व करके देखा है। हमने ये फॉर्मूला बायोट-सैवर्ट लॉ की मदद से भी रिजॉल्व किया है, और यही फॉर्मूला हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ की मदद से भी किया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डी है। यहाँ पर जो करंट कैरी कर रहा है वो I1 है, ओके। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि भैया यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी इस तरह से रहेगी, ओके ठीक है। चलो ठीक है, मैं कहूँगा कि ओके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इधर रहेगी, और अगर मैं आपसे पूछूं उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो बाय राइट हैंड पाम रूल उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो कहाँ है, अंदर की तरफ। सो बाय दिस हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। नॉर्मली इनवर्ड्स वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है। ये बात समझ में आ गया आप सभी को। फर्दर हमको फिर याद आएगा, इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसे क्या फील होता है, फोर्स फील होता है। जब भी कोई करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसे फोर्स फील होता है। अरे भैया ये I2 को देखो, वो कहाँ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना, तो इसको क्या फील होगा, फोर्स फील होगा। अब वो फोर्स कितना फील होगा, तो भाई मैं बोलूँगा ठीक है कि भाई फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर कैरिंग करंट I2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय वायर 1। तो देखो भाई वहां जो उसको फोर्स फील होगा वो क्या रहेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकेंड वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, तो वो क्या रहेगा, तो बोले उसमें कितना करंट फ्लो रहा है, बोले I2। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B1। इसका लेंथ कितना है, अभी कोई डेफिनेट नहीं है। मान लो इन्फाइनिटली लॉन्ग, मैंने बोला था ना शुरू में, इन्फाइनिटली लॉन्ग है तो इंटीग्रेशन DL होगा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। देखो F21 इज इक्वल्स टू I2, B1 की वैल्यू क्या बेटा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी इंटीग्रेशन DL, या जिसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखो F21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1, हाँ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL, है ना। इस तरह से अगर मान लो वायर DL, ये जो वायर है इसका कोई एक डेफिनेट लेंथ है, थोड़ी देर के लिए मान लो, इफ वायर हैज़ डेफिनेट लेंथ, हमने तो पहले इमेजिन किया था इनफाइनिटली लॉन्ग, मगर उसका कोई डेफिनेट लेंथ है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन DL उससे डेफिनेट लेंथ के बराबर होगा, यानी L के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore F21 विल बी म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 2 पाई डी, इजंट इट। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 2 पाई डी, जिसका वो डेफिनेट लेंथ है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँगा F12 क्या होगा, सिमिलरली द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर on wire 1 due to the magnetic field produced by wire 2। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि भैया देखो, अगर आप यहाँ इसको इमेजिन करो, इस वायर 2 को इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए ये जो पहले इसने मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाया था भूल जाओ उसको। अब सबसे पहले ये इमेजिन करो कि ये करंट I2 करंट लेके वायर सेकंड वायर करंट I2 लेके जा रहा है, ये आपने चारों तरफ क्या जनरेट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है।
तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, तो ये जो वायर है I1 ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में रखा गया है, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है भाई, तो फिर ये वायर I2 इस I1 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड या फिर इस वायर I2 की यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो आप बोलेंगे देखो आपको यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, तो मैं बोलूँगा B2 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, μ0 I2 अपॉन 2πd, क्या रहेगा μ0 I2 अपॉन 2πd। ये क्या है, यहाँ पर इस वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। और थोड़ा किसी ने मुझसे पूछ लिया उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा, बाहर की तरफ, ठीक है, तो बोले वो डायरेक्शन रहेगा बाहर की तरफ। ओके चलो मान लिया कि ये डायरेक्शन बाहर की तरफ रहेगा। अब ये वायर इसके रेंज में रखा गया है, ये करंट कैरिंग वायर इसके रेंज में रखा गया है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में रखा गया है, तो इसको क्या फील होगा, फोर्स। तो चलो इसको कितना फोर्स फील होगा, तो अब मैं जो कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर फर्स्ट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन सेकंड, तो ये क्या रहेगा बेटा I1 B2 इंटू इंटीग्रेशन DL, जिसको अगेन मैं कहूँगा तो I1 B2 की वैल्यू क्या रहेगी, μ0 I2 अपॉन 2πd इंटू इंटीग्रेशन DL, इस तरह से रहेगी, है ना। और अगर कोई वायनेट का वायर का कोई फाइनाइट लेंथ रहा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल्स टू आपका क्या रहेगा, μ0 I1 I2 अपॉन 2πd इंटू कैपिटल N, है ना। अब चलो ये तो पता चल गया अपने को कि दोनों का फोर्स क्या है। और जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है फॉर्मूले को देखो, दोनों के RHS को देखो, मैग्नीट्यूड में ये फोर्स कैसा है, सेम है, मैग्नीट्यूड में ये दोनों का फोर्स कैसा है, सेम, मगर डायरेक्शन का क्या है, चलो वो देखते हैं। देखो डायरेक्शन याद है कुछ, FBI, जब कोई भी करंट कैरिंग वायर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसको फोर्स किधर फील होगा, उसके बारे में हम लोग ने देखे थे। चलो इस पर रिसर्च करते हैं। फिर पहले हमने इस वायर की वजह से देखे थे कि पहले ये वायर करंट लेके जा रहा था, ये उसके दायरे में आ गया था, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया था, इसको फोर्स फील हुआ था जो कि क्या था, F21। हम देखेंगे उस F21 का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो मैं देखूंगा, देखो FBI मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इसको जो फोर्स फील होगा, कहाँ फोर्स होगा फील, इधर होगा, F21। आया समझ में कि भैया इसको जो फोर्स फील होने वाला है इस तरफ फील होने वाला है। अच्छा ठीक है, इसको क्या है देखेंगे जरा, तो बोले भैया देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स जैसी ओपन कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यानी इस वायर को जो फोर्स फील होगा वो कहाँ फील होगा, राइट हैंड साइड में। अब देखो यहाँ पर ये फोर्स कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है मगर ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, और ये देखो दोनों एक दूसरे की तरफ खींच के लेके आ रहे हैं, मतलब ये कौन सा फोर्स हो जा रहा है, अट्रैक्टिव इन नेचर। यानी जब भी कोई दो करंट कैरिंग वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट लेके जा रहे हैं, है ना, तो भैया इस सिचुएशन में दोनों को जो फोर्स फील होता है वो क्या है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। इसीलिए जब भी आप कोई ऐसे दो पैरेलल वायर्स एक साथ लगाते हैं तो उसके बीच में बहुत बड़ा इंसुलेशन लगाते हैं, क्योंकि भैया क्या है, अगर दो पैरेलल वायर्स करंट लेके जा रहे हैं तो उनके क्या है, अट्रैक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और अगर ऐसा हो गया तो फ्यूज़ होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो खैर हम लोग ने देखा कि ये आपका अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा दैट इज वेक्टर F12 इज माइनस ऑफ वेक्टर F21, है ना। तो मैं यहाँ लिखूँगा खास तौर से, इफ both the wires carry current in same direction, अगर दोनों के दोनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, they will experience attractive force। तो वो लोग क्या एक्सपीरियंस करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। अब देखो इधर इसी तरह से अगर दो वायर्स है, फर्स्ट वायर सेकंड वायर, वन इज कैरिंग करंट I1 अनदर इज कैरिंग करंट I2, और उनके बीच का डिस्टेंस वंस अगेन D है। इस बार उनका डायरेक्शन देखो कैसा है, करंट का ऑपोजिट है। अब ये लोग कैसा फोर्स फील करेंगे देखते ज़रा, जस्ट अ मोमेंट। तो वंस अगेन बाय राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर की तरफ डायरेक्टेड रहेगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, मगर ये करंट नीचे की तरफ लेके जा रहा है, तो इसको मैग्नेटिक फोर्स कितना किधर साइड में फील होगा, FBI मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, है ना, और फोर्स अब कहाँ रहा, राइट हैंड साइड में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इस पे जो फोर्स फील होगा वेक्टर F21 फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। ओके, अब बारी आई इसकी, ये देखो, अब ये करंट वायर को कंसीडर करो विच इज कैरिंग करंट I2, ये भी अपने आसपास क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी उसके रेंज में आ गया है, तो इसे भी फोर्स फील होगा। सबसे पहला काम कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या है, तो मैं कहूँगा देखो भाई बाई राइट हैंड पाम रूल,
इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा जो सेकेंड वायर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, है ना। अब फर्दर क्या है, अब आपको FBI वाला काम करना है, BI एंड F किधर आया, लेफ्ट हैंड साइड में। दैट मीन्स व्हाट, आप देखेंगे कि यहाँ पर वेक्टर F21 आया है। अब ये क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, रिपल्सिव इन नेचर, दूर भाग रहे हैं ना एक दूसरे से, उनके बीच में जो एग्जिस्टिंग फोर्स है उनको कहाँ ढकेल रहा है, दूर ढकेल रहा है। मतलब भैया ये जो फोर्स है वो रिपल्सिव इन नेचर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इफ बोथ वायर्स कैरी करंट in opposite direction, they will experience repulsive force। तो ये एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। आई बस समझ में, ओके। नाउ फर्दर, उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर अक्सर हमसे फोर्स पर यूनिट लेंथ भी कहा जाता है, and the force per unit length can be calculated as force per unit length small f capital F upon L होता है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू स्मॉल d, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई इंटू स्मॉल d। चलिए देखिए, अब इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स एंड MCQs देख लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में आया तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो तो नोट्स में तो और भी ज़्यादा शॉर्ट है, मैंने स्टेट बोर्ड के हिसाब से बनाया वो नोट्स में, तो ये इससे शॉर्ट है, नोट्स में पूरा डिटेल में नहीं है, बट आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। टू पैरेलल वायर्स 2 मीटर अपार्ट कैरी करंट of 2 ampere and 5 ampere respectively in same direction. The force per unit length between these two wires is, the force per unit length between these two wires is। चलो दीवा सॉल्व करके दिखाएंगे अभी। दीवा 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं। चालेल, बोलो अधिवा कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, बोलो क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया, बोलो कौन सा यूज करो फॉर्मूला। कैसे पूछा, हाँ बोलो।
इतना टाइम, बातों में इतना इन्वॉल्व, सामने लिखा हुआ फॉर्मूला भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ आदिवार, तुम्हारा ग्राफ ऐसा गया, शुरू में तुमने अच्छा जोश दिखाया है ना। तो भैया यहाँ दिया गया है 2 पैरेलल वायर्स है 2 मीटर्स अपार्ट। दोनों वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है 2 मीटर्स है। दे कैरी करंट 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया है। इंग्लिश आती? बातों में बिजी थे आप, वो ज़्यादा ज़रूरी था। U naught I1 I2 2 pi d 4 pi into 10 raised to power minus 7 2 multiplied by 5 2 pi into d की वैल्यू 2 पाई गया 2 गया 2 गया 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा ओके 2 5 ज़ा 10 10 into 10 raised to power minus 7। अच्छा यानी 1 into 10 raised to power minus 6 न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा न्यूटन पर मीटर। अब अमर बताने वाला है इसका आंसर। अगर अमर तूने इसका आंसर मत नहीं बताया तो छोड़ देना पढ़ाई। द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 straight conductors separated by a distance of 0.02 मीटर is 2 into 10 raised to power। तेरी है नहीं रहे, तू बिल्कुल लायक नहीं बैठने क्लास में। अभी तेरे को अभी बोला और तू बात तो अभी भी चल बातें मटालते बैठा उससे। पूछ रहा उसको भला आता जैसे उसको पूछ रहा। अगला क्वेश्चन का आंसर वही बताने वाला। रुक ना, अभी देता अगला, देखते कितना आता जो तुझसे पूछा। तो द करंट इन वन कंडक्टर is 10 ampere and that in the other conductor is चलो बताओ। क्या क्या दिया है? डिस्टेंस दिया दो कंडक्टर के बीच में का 0.02 मीटर्स। फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। एक कंडक्टर का करंट आपको दिया गया है 10 एम्पियर। दूसरे कंडक्टर का करंट क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? एमा वही जो लेफ्ट साइड में लिखा है वही लिखो फॉर्मूला। वो F = μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। देखो ये इसकी वैल्यू तो याद रखने का 2 × 10⁻⁷ होता है। μ0 अपॉन 2π है ना। μ0 की वैल्यू क्या है? 4π × 10⁻⁷ अपॉन 2π। पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसकी जगह क्या लिखने का 2 × 10⁻⁷। तुमको आसान जाएगा। कितना रहा? 20। देखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है 2 × 10⁻⁻3 2 × 10⁻⁷। I1 कितना दिया हुआ है आपको 10 एम्पियर।
I2 आपको निकालना है और D कितना दिया हुआ है 0.02, 2 और 2 हो गया कैंसिल। ओके देखो अब मैं क्या करता हूँ I2 को छोड़ के सबको एक जगह जमा कर देता हूँ, तो ये 0.02 इधर आ जाएगा, 0.02 माइनस 3, 0.002 10 to power -3, 10 to power +7 या चलो +6 कर डालता हूँ, ये -6 हो जाएगा, उधर जाके +6 बचेगा क्या 3। यस करेक्ट 20 एम्पियर्स। गुड अहमद तूने पहली बार सुना मेरे मुझसे ना, गुड। चलो नेक्स्ट, अब दानियल की बारी। दानियल को आसान वाला देंगे। Near and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I1 as shown in figure. The net force on the loop will be, अरे यार I2 XY करंट I1 कैरी कर रहा है ये, A B C D, इसकी लेंथ कैपिटल L/2 L। दानियल के लिए स्पेशल आसान वाला एकदम। क्या होगा देखो, सिंपल सी बात है, आसान है ये, इतना कुछ हार्ड नहीं है। सेकंड वाला क्यों, इसने बोला ना भाई, देखो कैसा है, देखो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये वायर के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना। और देखो ये जो लूप है, अगर आप देखेंगे इसका, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रहेगी, है ना, करंट कहाँ ले जा रहा है, इधर, तो BIF, तो इसको फोर्स इधर की तरफ लगेगा और ये फोर्स नीचे रिड्यूस होता जाएगा। वैसे इस लूप पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और धीरे धीरे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो खैर ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस को जो फोर्स है ABC और AD को, ये फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट लगते हैं, तो भैया ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो ये फोर्स ओवरऑल 0 हो जाता है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सबसे पहले फोर्स ऑन वायर AB देखो, फोर्स ऑन वायर AB क्या आएगा, तो फोर्स ऑन वायर AB विल बी μ0 I1 I2 इंटू L अपॉन 2 पाई D बोले तो कितना है L/2, है ना। अब देखो क्या होगा, L और L कैंसिल, 2 जाएगा ऊपर, मैं 2 को सेपरेट रखता हूँ, 2 μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई, 2 μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई, ये समझ में आया, है ना। कि μ0 I1 I2 इनका लेंथ L है, इस वायर का लेंथ L, उतना ही हमारे काम का है 2 पाई, और फिर उसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस जो कि L/2 दिया हुआ है। अब अगर मैं कहूँगा ठीक है, सिमिलरली फोर्स ऑन वायर CD कितना रहेगा, μ0 I1 I2, इस वायर की लंबाई L 2 पाई, अब जरा D देखो तो कितना आएगा
कितना रहेगा 3L/2 है ना, 3L/2 है ना, L होगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2/3, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 2/3 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π, बाकी सब सेम है ना। अब देखो ये इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा ये फोर्स का, क्योंकि करीब है, डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ज़्यादा रहेगा, ये फोर्स वीक रहेगा इसके बीच का। तो मैं कहूँगा नेट फोर्स क्या रहेगा फिर, नेट फोर्स रहेगा फोर्स ऑन AB माइनस फोर्स ऑन CD। सो फोर्स ऑन AB माइनस फोर्स ऑन CD, जब आप इसको माइनस करोगे, देखो यहाँ पर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π कॉमन है, वो कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या 2 माइनस 2/3 और बचेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4/3 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π। है कि कोई ऑप्शन ऐसा? 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 3π। तो 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 3π, यानी कि सी ऑप्शन। ओके, नहीं सेकंड ना, देखो सॉरी, बातें मत करिए। एक आखिरी क्वेश्चन फिर इसका, खुश? थ्री लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल wires carrying current are arranged as shown in figure. First up, the force experienced by a 25 centimeter length of wire capital C is, first option is 10 raised to power minus 3 Newton, second 2.5 into 10 raised to power minus 3 Newton, third is 0, and the last is 1.5 into 10 raised to power minus 3 Newton. The diagram is given as तो भैया सीधी एक वायर बन जाना। तो D, C and G, this is 30 amperes, this is 10 amperes, this is 20 amperes, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर DCG। ओके, देखो एक बात है, बीच वाले वायर को दोनों वायर की वजह से रिपल्सिव फोर्स फील करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कैरी कर रहे हैं, तो ये DC का जो फोर्स रहेगा इस तरफ रहेगा और वायर G का भी फोर्स क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा। बस आप ये देखो कि किसका फोर्स ज़्यादा है ना। तो भाई देखो, आप देखो फोर्स ऑन वायर G सर D, FD कितना देखो, म्यू नॉट अपॉन 4π 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 ईच वायर। अच्छा करंट कितना वो नहीं लिखा मैंने ना, 30 10 और 20, हाँ ये ले जा रहा 30 एम्पियर, ये 10 एम्पियर और ये 20 एम्पियर। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ 30 इंटू 10 और डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2। देखो कितना रहे, इधर के देखो, इधर के कैलकुलेशन देखो बस, 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा 20 200 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 FD इज इक्वल्स टू फिर हो जा रहा है आपका
2 इंटू 10⁴ म्यू नॉट अपॉन 4 वो बाद में करेंगे अपन माइनस जो करना है तो। और अब बात करते हैं एफ जी की, फोर्स ड्यू टू जी वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻²। जरा देखो तो भाई कितना रहा कैलकुलेशन, 2 गया, 20 बचा, या फिर 20 वही आ रहा है ना, 2 इंटू 10⁴ म्यू नॉट अपॉन 4 वही जा रहा, देखो ये हो जा रहा 200 और -2 + 2 है ना, बस सेम आ जा रहा। तो अब अगर मैं कहूँगा देख यहाँ पर जो नेट फोर्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, FD माइनस FG, तो फिर वो क्या हो जाएगा 0। इसमें एक सवाल ऐसा भी आता है कि वो वायर किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। ये सुन लो भाई, तुम्हारे को टेस्ट डालूंगा ना उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, ये बीच वाला वायर कौन से डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। अगर ऐसा कुछ है तो भाई इसमें साफ समझ में आता है कि भैया जिसका फोर्स ज़्यादा रहेगा है ना उस तरफ, जैसे ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। मान लो ये वाला वायर, जो पहला वाला वायर ये ज़्यादा फोर्स से रिपेल कर रहा और ये वाला वायर थोड़ा कम फोर्स से रिपेल कर रहा, तो आपको इसका फोर्स निकालना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का भी फोर्स निकालना पड़ेगा, उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इस वाले वायर को इतना फोर्स इस डायरेक्शन में फील हो रहा है। ये भी हो सकता है ये अट्रैक्ट करे, तीनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट लेके जा रहे हैं, तीनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट लेके जा रहे हैं, तो सब एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट। अब मान लो कि ये अट्रैक्ट करे, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, मगर इसका फोर्स क्या है, ज़्यादा है, इसका फोर्स क्या है, कम, तो वायर लेफ्ट में सरकेगा और इन दोनों के फोर्स को माइनस करके आपने देख लेना कितना रहेगा। और कभी कभार ऐसा भी आता है जिसमें लोग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक का इस्तेमाल करो। अगर मैं बोलूँ बीच वाला वायर कहाँ सरकेगा, मान लो बी वायर किधर डिस्प्लेस होगा, किधर, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करो। ये दोनों अट्रैक्ट करने वाले हैं और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने, ऑफ कोर्स भैया इधर ही सरकेगा ना, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारा क्लियर। फिर बचता है बस हमारा आखिरी पॉइंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, बड़ा है वो, पूरा टाइम खींचेगा अपना 3-4 दिन।